ननंद, शालिनी और मम्मी जी शादी का सामान लेने बाजार गई थी। पापा जी ऑफिस में थे और राहुल अपने कमरे में आराम कर रहा होगा, ऐसा तनु ने सोचा था। घर सामान्य रूप से शांत था। रसोई की खिड़की से आती हल्की हवा पर देखो हल्का सा हिला रही थी। तनु बर्तन समेटते हुए अपने विचारों में खोई थी। पिछले कुछ महीनों से उसका मन अक्सर यूं ही उलझा रहता था। पतिराज दूसरे शहर में नौकरी करते थे। फोन पर बात तो होती थी पर शब्दों में पहले जैसे गर्माहट नहीं बची थी। वह फ्रिज में पानी निकालकर गिलास में भरती है और धीरे धीरे पीने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, पानी ठंडा है क्या? वह चौंक कर मुड़ती है। राहुल दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी दक्षिणा थी जो तन्नू को असहज कर देती है। उसने सामान्य स्वर में कहा, हाँ ठंडा है, आप भी ले लीजिए। राहुल धीरे कदमों से अंदर आता है। रसोई की सीमित जगह अचानक तनु को और छोटी लगने लगती है। वह दूरी बनाए रखने की कोशिश करते हैं, पर राहुल पास खड़ा हो जाता है। उसकी उपस्थिति में हवा में तनाव घुल जाता है। तुम अकेले हो ना? उसने धीमे स्वर में पूछा। तनु ने सीधा जवाब देने के बजाय कहा, सब लोग बाजार गए हैं। वह महसूस करती है कि सवाल सामान्य नहीं था, उसमें कोई और अर्थ छिपा था। राहुल को चुप रहा, फिर बोला, तुम बहुत बदल गई हो, पहले इतनी चुप नहीं रहती थी। तनु ने बाहर डालने की कोशिश की। उसे काम है, अब बाहर बैठिए। वह निकलने को बढ़ती है, पर राहुल रास्ते में खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा गंभीर था। तनु को उसकी आंखों में वह सहजता नहीं दिखती जो एक सामान्य पारिवारिक रिश्ते में होती है। उसके शब्द धीरे धीरे लेकिन दबाव बनाते हुए निकलते हैं, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तनु के भीतर हल्की घबराहट दौड़ जाती है। किस बारे में? वह पूछती है, तुम्हारे और मेरे बारे में। राहुल का ये वाक्य सुनकर तनु के पैरों तले जमीन खिसकती सी महसूस होती है। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो स्पष्ट कहती है। राहुल हल्की मुस्कान देता है, पर उस मुस्कान में सादगी नहीं थी। तुम जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो आगे बढ़ता है और तनु पीछे हटती है। उसे ये एहसास साफ हो चुका था कि ये स्थिति सामान्य नहीं है। उसने दृढ़ स्वर में कहा, आप हद पार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। राहुल फिर कुछ पल के लिए रुकता है, फिर दिमेश से कहता है, ठीक है, और गलत का फैसला हमेशा समाज करता है। दिल नहीं। तनु को उसके शब्द में एक तरह का भ्रम फैलाने वाला आत्मविश्वास महसूस होता है, जैसे वह उसकी सोच को कमजोर करना चाहता हो। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे समाज की नहीं अपने आत्मसान की परवाह है, और आप मेरे लिए सिर्फ दीदी के पति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कमरे में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा जाता है। तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। राहुल एकदम चुप हो जाता है। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए बेचैनी झलकती है। तनु इस मौके का फायदा उठाकर रसोई से बाहर निकल जाती है और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बिस्तर पर बैठकर गहरी सांस लेने की कोशिश करती है। उसे समझ आ चुका था कि आज जो हुआ वह एक चेतावनी है। उसने खुद से कहा, ये शुरुआत है, अगर अभी सीमा तय नहीं की गई तो बात आगे बढ़ेगी। बाहर दरवाजे की आवाजें आने लगी। सब लोग लौट आए थे। सामान्य बातचीत, हंसी और कदमों की आहट से घर फिर भर गया था, पर तनु के भीतर जो हलचल थी वो शांत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद शालिनी ने आवाज दी, तनु चाय बना दो। वह उठी, चेहरा धोया और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। आईने में उसे अपनी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। उसने खुद से कहा, मजबूत रहना होगा। किचन में पहुंची तो राहुल भी वही था, पर अब वो बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये बात तनु को और विचलित कर गई। उसे समझ आया कि जो व्यक्ति अभी कुछ देर पहले से माए लांघने की कोशिश कर रहा था, वही अब शायद चेहरा लगाए खड़ा है। यही सबसे खतरनाक बात थी। वह चुपचाप चाय बनाने लगी। राहुल ने सामान्य स्वर में कहा, मेरे लिए भी बना देना। तनु ने बिना उसकी तरफ देखे हाँ कहा,
पर इस बार उसके भीतर डर के साथ गुस्सा भी था। उसने महसूस किया कि राहुल की नजरें उस पर टिकी है, जैसे वह उसकी प्रतिक्रिया पढ़ना चाहता हूँ। पर तनु ने ठान लिया था कि वह कमजोर नहीं दिखाई। वह उस रात वह देर तक जागती रही। उसे ये समझ आ रहा था कि इसलिए लड़ाई बाहर की नहीं भीतर की है। क्या वो खुद पर भरोसा रख पाएगी? क्या वो स्पष्ट रह पाएगी? अगले दिन से उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वो अकेले रसोई में कम समय बिताने लगी। दरवाजे खुले रखती और कोशिश करती कि कभी अकेले ना रहे। राहुल भी जैसे अवसर तलाशता रहता। उसकी छोटी छोटी बातों में निजीपन खोलने की कोशिश करता। पर तनु हर बार बातचीत को औपचारिक बना देती। धीरे धीरे तनाव एक अनकही परत की तरह घर में फैल गया था, जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। पर तनु हर पल महसूस कर रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह इस स्थिति को अनदेखा नहीं करेगी। वो खुद को दोष नहीं देगी क्योंकि गलती उसकी नहीं थी। उसने उस दिन डायरी में लिखा, आज पहली बार समझाया कि सीमाएं बोलकर तय करनी पड़ती है। चुप रहना कमजोरी बन सकता है। मैं डूंगी नहीं। मैं गलत को सही नहीं बनने देंगे। उसका ये पहला कदम उस दरार के खिलाफ जो धीरे धीरे उसकी शांति को तोड़ने लगी थी। अगले कुछ दिन तक उन्होंने खुद को संभाल कर रखे। हर कदम पर सावधानी बरतते हुए बिताई। उसने तय कर लिया था कि वो अकेले में राहुल से दूरी बनाए रखेगी और किसी भी तरह की निजी बातचीत का अवसर नहीं देगी। घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, पर उस सामान्यता के नीचे एक अदृश्य तनाव था जो केवल तन्नू महसूस कर पा रही थी। राहुल का व्यवहार ऊपर से शांत था, पर उसकी नजरों में कभी कभी वही अजीब ठहराव लौट आता था, जिसे तनु पहचानने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि ये सीधी टकराव की नहीं, बल्कि मानसिक दबाव की स्थिति है। एक शाम जब सब लोग लिविंग रूम में बैठे थे, राहुल ने सामान्य बातचीत के बीच अचानक तनु आजकल बहुत चुप रहने लगी है। पहले इतनी स्थिति थी। ये सुनकर सबकी नजरें उस पर टिक गई। तनु ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस थोड़ा थकान रहती है। इतना कहकर वो उठ गई, पर भीतर उसे एहसास हुआ कि राहुल धीरे धीरे उसकी छवि पर बेसर डालने की कोशिश कर रहा है, जैसे वह माहौल को इस तरह मोड़ना चाहता हो कि अगर कभी वह कुछ कहे तो लोग उसे ऐसी तरह समझे। यही मानसिक खेल था, गैस लाइटिंग, जिसका नाम उसने बाद में इंटरनेट पर पढ़ा। उस रात उसने फोन पर एक मैसेज आया, अनजान नंबर से, पर वो जानती थी कौन है। लिखा था, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया था, बस अपने दिल की बात कही थी। तो उन्होंने फोन को कुछ देर तक देखा, फिर जवाब नहीं दिया। उसने नंबर ब्लॉक कर दिया, पर अगले सुबह दूसरे नंबर से मैसेज आया, सच से भागने से सच नहीं बदल जाता। ये पढ़कर उसके भीतर गुस्सा उठा। उसने फोन साइलेंट पर डाल दिया और खुद को व्यस्त कर लिया। पर बात यही खत्म नहीं हुई। अब राहुल आमने सामने भी वही बातें घुमा फिराकर कहने लगा। एक दिन रसोई में जब शालिनी पास ही थी, राहुल ने ऊंची आवाज में कहा, कुछ लोग अपनी भावनाएं समझने से डरते हैं। तनु ने उसकी ओर देखा, पर कुछ नहीं कहा। वह समझ चुकी थी कि वह उसे उकसाना चाहता है ताकि वह प्रतिक्रिया दे और फिर वही प्रतिक्रिया उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सके। उसने तय किया कि वो भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं देगी, बल्कि स्थिति को स्पष्ट रूप से संभालेगी। उसी दिन दोपहर को जब घर में सिर्फ और मम्मी जी थी, राहुल पास आकर बोला, मुझे तुमसे 2 मिनट अकेले में बात करनी है। तनु ने तुरंत जवाब दिया, जो कहना है यही कहिए, मैं अकेले में बात नहीं करूंगी। मम्मी जी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। राहुल ने करवात टाल दी, कुछ नहीं, बस ऑफिस की फाइल के बारे में पूछना था। तनु समझ गई कि ये छोटा सा कदम बहुत जरूरी था। उसने पहली बार सार्वजनिक रूप से दूरी की रेखा खींच दी। उस रात में लंबे समय तक सोचती रही, क्या उस राज को सबको बता देना चाहिए? पर हर बार डर सामने आ जाता। क्या वो विश्वास करेंगे या उल्टा उसी पर सवाल उठेंगे? समाज में अक्सर ये होता है। उसने तय किया कि पहले वो खुद को मानसिक रूप से मजबूत करेगी।
अगले दिन उसने इंटरनेट पर काउंसलिंग सेवाओं के बारे में खोजा और एक ऑनलाइन सेशन बुक किया। पहली बार उसने किसी इंसान प्रोफेशनल से बात की। उसने सब कुछ विस्तार से नहीं बताया, पर इतना जरूर कहा कि घर में कोई व्यक्ति उसकी सीमाओं का सम्मान नहीं कर रहा। काउंसलर ने उससे एक महत्वपूर्ण बात कही, जब कोई बार बार आपकी असुविधा को अनदेखा करे और आपको ही दोषी महसूस कराए, तो वह भावनात्मक नियंत्रण की कोशिश होती है। इसे पहचानना ही आधी जीत है। ये सुनकर तनु को हाथ मिली। उसे लगा कि वह और भ्रमित नहीं है। जो हो रहा है वो सचमुच गलत है। अगले कुछ दिनों में उसने अपने व्यवहार में और स्पष्टता लाई। वह अकेले में फोन का जवाब नहीं देती, दरवाजा बंद रखती और हर बातचीत को छोटा रखती। राहुल ने भी रणनीति बदली। अब वो सीधे कुछ नहीं कहता था, बल्कि सहानुभूति का मुखौटा पहन लेता। एक शाम उसने कहा, मुझे लगता है तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। तनु ने शांत स्वर में कहा, मैं बस अपने से तय कर रही हूँ। नफरत और दूरी अलग बातें हैं, राहुल ने जवाब दिया। मैंने तो बस तुम्हारी खुशी चाही थी। ये सुनकर तनु को एहसास हुआ कि वह भी फिर वही जाल बुन रहा है। वो खुद को पीड़ित दिखाकर उसे अपराध बोध मेरे धकेलना चाहता है। उसने दर्द से कहा, मेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी है मेरी सीमाओं का सम्मान करना। कमरे में कुछ पल्स हटा रहा। राहुल ने पहली बार बिना जवाब दिए नजरें हटा ली। ये छोटी सी जीत थी, पर मैं तो पूर्ण थी। उस रात ने डायरी में लिखा, डर कम हो रहा है पर सावधानी अभी जरूरी है। मैं खुद को दोष नहीं दूंगी। मैं उसकी कही बातों को अपने अंदर जगह नहीं दूंगी। उसने महसूस किया कि भीतर कहीं जोजन थी। वह धीरे धीरे स्पष्टता में बदलती जा रही। हाँ, कभी कभी उसे गुस्सा आता, कहीं भ्रम भी होता था, पर अब वो समझ बन चुकी थी कि भावनाएं और निर्णय अलग चीजें हैं। कोई भी श्रेणिक प्रतिक्रिया उसके चरित्र का प्रमाण नहीं होती। असली पहचान उसके चुनाव तय करते हैं, और उसने चुनाव कर लिया था कि वह इस स्थिति को आगे नहीं बढ़ने देगी। धीरे धीरे राहुल की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि उसे वह प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी जिसकी उसे उम्मीद थी। एक दिन उसे उसने लगभग शिकायत भरे स्वर में कहा, तुम पहले जैसी नहीं रही। तो उन्होंने शांतिपूर्वक जवाब दिया, लोग बदलते नहीं, वे जागते हैं, शायद मैं जाग गई हूँ। ये सुनकर राहुल कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। तो जानती थी ये अंत नहीं है, पर अब वो पहले जैसे डरी हुई नहीं थी। उसने अपने भीतर एक नई दृढ़ता महसूस की थी। ये संघर्ष सिर्फ किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस सोच से था जो चुप्पी से सहमति मान लेती है, और अब वह चुप नहीं रहने वाली थी। समय बीतता गया, पर घर का वातावरण पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया। उन्होंने अपने भीतर जो दृढ़ता विकसित की थी, वो अब उसके डाल बन चुकी थी। पर वह डाल का भार भी होता है। वो बाहर से शांतिक थी, पर भीतर लगातार सजग रहती थी, जैसे किसी अनदेखे खतरे की आड़ सुनने की आदत हो गई हो। राहुल अब खुलकर कुछ नहीं कहता था, पर उसका व्यवहार पूरी तरह बदल भी नहीं पाया था। कभी वह सामान्य रूप से भी नरम हो जाता, कभी कभी पूरी तरह अनदेखा कर देता। ये उतार चढ़ाव हिमांशिक दबाव का हिस्सा थे। तन अब समझ चुकी थी कि वो हर प्रतिक्रिया को नोटिस करती है, पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचती। एक दिन दोपहर में साले ने कैजुअली लगा, राहुल आजकल वो बहुत चुप रहने लगी हो, पता नहीं क्या बात है। तनु ने सामान्य स्वर में कहा, शायद ऑफिस का तनाव होगा, पर उसके भीतर एक और विचार चल रहा था। क्या राहुल अपने व्यवहार का असर समझ रहा है, या वो सिर्फ नई रणनीति बना रहा है? उसी शाम जब सब लोग छत पर बैठे थे, राहुल ने सबके सामने तनु से पूछा, तुमने वह किताब पढ़ी जो मैंने दी थी? तनु ने एक क्षण के लिए टिटकी। उसने किताब का जिक्र किसी से नहीं किया था। उसने संयम से जवाब दिया, पढ़ रहे हो? शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, राहुल को पढ़ने का भविष्य है, वह अक्सर भावुक बातें लिखता भी है। तनु ने राहुल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अनार संकेत था, जैसे वो कहना चाहता हो कि उनके बीच की बातों का एक गुप्त संसार है।
तनु ने उससे निर्णय लिया कि ये अस्पष्टता खत्म करनी चाहिए। अगले दिन उसने राज को फोन किया। इस बार उसने सामान्य हालचाल नहीं पूछा, बल्कि साहब कहा, हमें गंभीर बात करनी है। राज पहले तो चौंके, फिर बोले, क्या हुआ? तनु ने गहरी सांस ली और बिना घुमाए फिराए कहा, घर में एक स्थिति है जिससे मैं सहज हूँ और मुझे तुम्हारे समर्थन की जरूरत है। उसने विस्तार से सब बद नहीं बताया, पर इतना जरूर कहा कि किसी ने उसकी सीमाओं को लांघने की कोशिश की है और वह खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। राज कुछ पल चुप रहा, फिर बोले, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तनु ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि मैं खुद समझना चाहती थी कि क्या हो रहा है। मैं अब समझ चुकी हूँ। राज की आवाज में गंभीरता थी। मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ और हम बैठकर बात करेंगे। ये सुनकर तनु के भीतर जैसे कोई बोझ झलका हुआ। उसे पहली बार लगा कि वो अकेले नहीं है। अगले कुछ दिन उसने और भी सावधानी से बिताया। राहुल शायद उसके बदले हुए आत्मविश्वास को महसूस कर रहा था। एक शाम उसने सीधे कहा, तुमने किसी से कुछ कहा क्या? तनु ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, अगर जरूरत पड़ी तो कहूंगी। राहुल का चेहरा सख्त हो गया। तुम बात को अनावश्यक रूप से बड़ा बना रही हो। तनु ने शांत प्रदृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं बात को सही आकार दे रही हूँ और सही आकार वही होता है जिसमें सच छुपाया नहीं जाता। उस राहुल के पास कोई उत्तर नहीं था। वह मुड़ा और चला गया। उस रात उन्होंने महसूस किया कि डर लगभग खत्म हो चुका है। उसकी जगह स्पष्टता नहीं ले रही है। हाँ, एक हल्की सी टीसे कभी कभी उठती थी कि क्यों किसी ने उसके भरोसे की जगह को कमजोर करने की कोशिश की, पर अब वो खुद को दोष नहीं देती थी। उसने काउंसलर से अगला सेशन लिया और बताया कि उसने पति से बात कर लिया। काउंसलर ने कहा, ये बहुत बड़ा कदम है। जब हम सच बोलते हैं तो मैं नियंत्रण वापस ले लेते हैं। यही हो रहा है। तनु ने नियंत्रण वापस लेना शुरू कर दिया था। राज के आने का दिन करीब आया। घर में सामान्य तैयारियां थी, पर तनु के भीतर अलग ही तैयारी चल रही थी। वो अब डर कर नहीं, बल्कि स्पष्ट होकर बात करेगी। उसे पता था कि सच कभी कभी रिश्तों को हिला देता है, पर झूठ उन्हें भीतर से खोखला कर देता है। राज आए तो उनके चेहरे पर थकान थी, पर चिंता भी थी। राज को जब सब सो गए, तनु ने उन्हें विस्तार से सब बताया। रसोई की घटना से लेकर बात की बातों तक उसने अपने भ्रम, अपने गुस्से और अपने डर सब स्वीकार किए। राज लंबे समय तक चुप बैठे रहे, फिर बोले, मुझे अफसोस है कि तुम्हें ये अकेले सहना पड़ा। ये सुनते ही तनु की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। रात के अगले दिन राज ने राहुल से अकेले बात की। तनु ने उसी बातचीत को नहीं सुना, पर शाम तक घर का माहौल भारी हो गया था। शालिनी की आंखें लाल थी। शायद उन्हें भी सच्चाई का कुछ हिस्सा पता चला था। राहुल पूरे दिन कमरे में बंद रहा। तनु ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने व्यवहार में वही शांति बनाए रखी जो उसकी ताकत बन चुकी थी। उस रात राज ने कहा, हमने तय किया है कि राहुल और शालिनी ने अलग घर में रहोगे और ये बात यही खत्म नहीं होगी। तनु ने सिरियला, उसे बदले की नहीं, समाधान की जरूरत थी। कुछ दिनों बाद वे सचमुच चले गए। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कोई तूफान गुजर चुका हो और अब्दुल बैठ रही हो। राहुल और शालिनी के अलग घर में शिफ्ट होने के बाद घर का वातावरण धीरे धीरे शीत होने लगा, पर शीतलता का मतलब ये नहीं था कि सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। तनु जानती थी कि कुछ अनुभव जीवन में ऐसे निशान छोड़ देते हैं जो दिखाई नहीं देते पर सोच को बदल देते हैं। राज कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आए थे और उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह इस घटना को दिखा करके आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि समझदार और ठीक करके आगे बढ़ेंगे। पहली बार तो उन्होंने अपने विवाह को एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समझदारी की तरह महसूस किया। उन्होंने साथ बैठकर लंबी बातचीत की, उन बातों पर जो शौकी से टलती रही थी। दूरी, संवाद की कमी, भावनात्मक खालीपन। राज ने स्वीकार किया कि काम के दबाव में उन्होंने रिश्ते की उपेक्षा की और तनु ने स्वीकार किया
कि उसने अपनी जरूरतों को कभी स्पष्ट शब्दों में नहीं रखा। दोनों ने तय किया कि वे विवाह पर मार लेंगे। ये निर्णय आसान नहीं था, पर परिपक्वता काउंसलिंग के सत्रों में तनु ने कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति का दखल अक्सर वही जगह बनाता है जहां भीतर पहले से खालीपन हो। इसका मतलब ये नहीं कि गलती उसकी थी, बल्कि है कि संबंधों को समय पर संभालना जरूरी होता है। उसने ये भी समझा कि शरीर की अनैच्छिक प्रतिक्रिया और दिल की इच्छा अलग बातें हैं। डर, तनाव या अचानक स्थिति में शरीर का कामना या सुन होना सहमति नहीं होता, एक जैविक प्रतिक्रिया हो सकती है। ये जानकर उसके भीतर जो अपराध बोध और एक सूक्ष्म बीज रह गया था, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक दिन राज ने गंभीर स्वर में कहा, अगर कभी भी तुम्हें इसे असुरक्षित महसूस हो, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर तनु ने महसूस किया कि भरोसा फिर से बन सकता है। मेरे सर थे, दोनों से बनाने की को तैयार हो। उधर शालिनी ने भी एक दिन फोन किया। उसकी आवाज थकी हुई थी। उसने सीधे सवाल नहीं किया, पर इतना जरूर कहा कि रिश्ते कभी कभी हमारी उम्मीद से ज्यादा जटिल हो जाते हैं। तो उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, जटिलता से भागने के बजाय उसे समझना जरूरी है। दोनों के बीच एक नई तरह के औपचारिकता आ गई थी। शायद इस समय के साथ वह भी सहज हो गए थे, पर फिलहाल दूरी ही संतुलन थी। वही इन्हें बीत गए। राज ने अपने काम का हस्तन कराने की कोशिश शुरू की ताकि वे एक ही शहर में रह सके। इसी बचते उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला ले लिया। उसे एहसास हुआ कि आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिकता भी होती है। जब वह व्यक्ति खुद के लिए खड़ा होता है तो उसका आत्मविश्वास लौटता है। कभी कभी रात को वो जाग जाती और उस दिन की घटना याद आ जाती, पर अब वो याद में डर नहीं था, बल्कि एक सीख थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं उस दिन टूटी नहीं थी, मैं बस चौंकी थी, और चौंकना कमजोरी नहीं होता। चुप रहना कमजोरी हो सकता है, पर मैंने चुप्पी तोड़ी। यही मेरी जीत है। समय के साथ राज और तनु के बीच स्वाद बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातें साझा होने लगी। वे साथ टहलने जाते, पुराने दिनों की याद करते और भविष्य की योजनाएं बनाते। तनु ने महसूस किया कि वह आकर्षण और प्रेम है। अंतर होताशिक हो सकता है, पर प्रेम जिम्मेदारी मांगता है, सम्मान मांगता है और सबसे बढ़कर पारदर्शिता मांगता है। 1 साल बाद जब वो उसी रसोई में खड़ी थी तो उसे वही जगह या डरावनी नहीं लगी। उसने खिड़की खोली, वो अंदर आई और उसे लगा जैसे भीतर जमी किसी पुरानी घटना को अंतिम अंश भी बाहर निकल गया हो। तो उसने सोचा कि अगर उस दिन उसने आवाज ना उठाई होती तो शायद कहानी अलग होती, पर उसने आवाज उठाई हो। और यहीं पर बनाए एक श्याम राज ने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले से ज्यादा मजबूत लगते हो। तो उन्होंने जवाब दिया, मजबूत नहीं, बस सच से भागना छोड़ दिया है। यही असली बदलाव है। उसने सीखा कि सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते की नींव होता है। दीवारें चाहे कितनी सुंदर हो, टिकती नहीं है। आज जब सुबह पीछे मुड़कर देखती है तो उसे उस पूरे अनुभव में एक चेतावनी भी दिखती है, और एक ऊपर भी चेतावनी, यह कि चुप गलत को सांस देती है, और ऊपर यह है कि सच बोलने से आत्मविश्वास लौट आता है। उसने वह किताब भी संभाल कर रखी है, पर एक याद के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रमाण के रूप में कि वह किसी भी भावनात्मक चाल में नहीं फंसी। उसने खुद को चुना, अपने विवाह को चुना और अपनी गरिमा को चुना। औरत वही चुना, उसे भीतर से मुक्त कर गया। अब उसकी कहानी किसी गुप्त डर की नहीं, बल्कि स्पष्टवाद की कहानी है, और यह उसके